प्रणाम सभी पत्रकार भाइयों को। उत्तराखंड की और भारत की सभी मातृशक्ति को भी नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और उसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आज हमें यकीनन याद करनी चाहिए तीलू रौतेली, गौरा देवी और वो तमाम मातृशक्ति जिन्होंने प्रदेश के लिए ही नहीं देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं और हमेशा उनको याद रखा जाना चाहिए। खैर, आज का जो विषय है बहुत सेंसिटिव है। जितने भी लोग प्रिंट के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं खबर को, या फिर जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, देखिए घाम तापो पर्यटन जो योजना मोदी जी ने कल बोली, मुझे लग रहा है उत्तराखंड में हर किसी को अब घाम ही तापना पड़ेगा। क्योंकि घाम तापने से हो क्या रहा है कि लेकिन जो रोजगार हमारे पास है उस पर किस तरह से हनन हो रहा है, ये एक बड़ा विषय। और आप सब लोग यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है आप इस बात को और मुखरता से और समझेंगे भी। मैं कुछ विषयों पर आता, जैसे कि सबसे पहले आप समझिएगा, कल एक विजिट हुई है केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल जी के द्वारा, जहां पर उन्होंने तमाम विभाग के लोगों को लेकर गुप्तकाशी या मान के चलो कुंड से लेके और गौरीकुंड तक का सफर उन्होंने किया और यात्रा की अव्यवस्थाओं को देखा, कहाँ कहाँ पर सड़क में क्या क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा पहल है। लेकिन उसके बाद एक लाइन पर, पंक्ति पर मेरी एक नजर पड़ी, तो उस पर लिखा हुआ था कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो मुझे बड़ा दर्द होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि यही काम जो पूर्व में विधायक थी उन्होंने भी किया था। उनके चलते तब आप देखिएगा किस तरह से फाटा में, सोनप्रयाग में बुलडोजर चला, हमारे जो गरीब भाई थे उनके ढाबों को ध्वस्त किया गया, वो दुकानों को ध्वस्त किया गया जहां बमुश्किल वो 200-400 रुपए कमाते थे डेली के, और अब एक बार फिर से वही प्रक्रिया दोहराने जा रही है। तो ये बिल्कुल सरकार को और प्रशासन को बड़ी सख्त से, कल भी हमने इसमें एक हिदायत करके एक पोस्ट की थी कि किसी भी तरह से हो, आपको ये समझ आना चाहिए कि आम आदमी अब चुप नहीं रहेगा, और अगर उनके रोजगार पर जो कि बमुश्किल उनको मिल पा रहा है, अगर इसके साथ कुछ खिलवाड़ होता है तो ये यकीनन बहुत बुरा होगा। मैं अतिक्रमण समझना चाह रहा हूं, अतिक्रमण आप किसको बोल रहे हैं? जो दुकान सड़क के किनारे बनी हुई है या वो जो ढाबे, क्योंकि अगर ऐसा है तो आंचल कैफे जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो भी उसी सड़क पर है। तो आपके क्या नीति नियम है, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, उस पर आपको मुखर होना पड़ेगा, उस पर आपको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीजें आप तय कर रहे हो कि अतिक्रमण किसको मान रहे हो। मुझे लग रहा है अगर आप अतिक्रमण किसी दुकान को मान रहे हो तो आपको अतिक्रमण फिर उसको भी मानना पड़ेगा जो आंचल कैफे या अन्य ऐसे कैफे चल रहे हैं। समझिएगा, कोड़ा में पहला आंचल है, फिर आगे जाएंगे तो ब्यूंग पे दूसरा है, आगे फिर आप एक और की तैयारी कर रहे हैं, और तमाम ये जो आंचल कैफे खुल रहे हैं इनकी तैयारियां आप लगातार कर रहे हैं। फाटा में कुछ दुकानदार भाई हैं जिनके आसपास आजकल फीता लेकर आप चल रहे हैं, तो उनका क्या अव्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न है। वो अव्यवस्थाएं कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, ये आम जनता को पता होना चाहिए। आज चाहिए था कि कुंड, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, जहां जहां सड़क मार्ग में कुछ गलतियां हो रखी हैं, जो सुधारीकरण होना चाहिए था वो होना चाहिए था। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से जब हमारी बात हुई थी तो जिलाधिकारी ने बोला था कि भाई हम मार्च तक पहुंचते पहुंचते इन तमाम चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर वो चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई है तो ये यकीनन बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके बाद मैं सरकार की एक मंशा पर यहां पर प्रश्न उठा रहा हूं, जो ये 2024 में 23-24 की जो यात्रा थी, वो यात्रा इन्होंने पूर्णतः विफल की रजिस्ट्रेशन के नाम पर। और अब की बार एक और इसी तरह से चीज आई है जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा प्रश्न है। इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन तो होगा लेकिन साथ के साथ डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा। तो यानी कि जितने भी यात्री आने वाले हैं धाम में उनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और साथ के साथ डिक्लेरेशन कि भाई हम कौन से होटल में ठहरने वाले, हम कहाँ रुकने वाले हैं, कितने लोग हमारे साथ जाएंगे, और वो गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो सोचिएगा, अव्यवस्थाएं फैलाने के लिए इन्होंने पहले ही जाल बना दिया। क्या वापस से कैची धाम भेजने का फैसला है? और इसमें एक बड़ी चीज इन्होंने कहा है कि ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, एक कैमरा लगेगा, और ऐसे 30 कैमरे इन्होंने लगाने हैं यात्रा के दौरान, जो बताएंगे कि भाई ये नंबर, ये गाड़ी का जो नंबर है ये रजिस्टर्ड है या नहीं। समझिएगा आप, ये 30 कैमरा बेचने वाली जो कंपनी है, कहीं उसको केवल फायदा देने के लिए तो ये नहीं हो रहा है। इसमें ड्राइवर को परेशान किया जाएगा, किस तरह से वो डिडक्ट करना है, कहाँ वो RTO के चक्कर मारते रहेंगे। अब समझिएगा, रुद्रप्रयाग में जिले की बात करूं तो यहाँ विगत काफी समय से ARTO नहीं है। यहाँ RTO की व्यवस्था किस तरह से होगी?
क्यों नहीं ये यहाँ पर पौड़ी से जो आरटीओ है वही रुद्रप्रयाग भी देख रहे हैं। तो जब ये यात्रा शुरू हो जाएगी तो किस तरह से ये चीजें करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं मुझे ये साफ लग रहा है जो ये ANPR जो कंपनी जो जो ये कैमरे हैं जो ये कंपनी इनको प्रोवाइड करने वाली है, वहां कहीं ना कहीं झोल है। और कैसे भी जो आज की ये सरकार दिख रही है ये हमेशा ही उनके लिए काम करना पसंद करती है जो इनको पैसे देती है, दाम देती है। तो कहीं ना कहीं इस पर मेरा ये बड़ा प्रश्न है कि क्या ये यात्रा को वापस से डाइवर्ट करने का प्लान है। क्योंकि अगर ये आप डिक्लेरेशन मांग रहे हो तो किस तरह से डिक्लेरेशन, हाँ इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ा फायदे की लगी वो ये जरूर थी कि भैया अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो गाड़ी लेकर यहाँ आ रहा है और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है गाड़ी का, तो उसको ऋषिकेश में रोका जाएगा, वहां से दूसरी टैक्सी जो उत्तराखंड की टैक्सी है उसके माध्यम से उसको यहाँ ऊपर भेजा जाएगा हिल्स में। वो तो बात अच्छी है, ऐसा तो आपको सबके लिए करना चाहिए कि जो हिल परमिशन जिनके पास है। क्योंकि ये पिछली बार भी हमारे ड्राइवर भाइयों का बड़ा कंप्लेन रहा है कि दिल्ली से, जयपुर से, राजस्थान से जो लोग आ रहे हैं वो प्राइवेट नंबर की गाड़ियों में आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो परेशान कर रहे हैं लोकल्स को। एक उनको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, कतिपय जगह पर वो हुड़दंग करते हैं, कहीं तो कतिपय जगह पर वो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां लेकर आते हैं। इस पर जरूर अंकुश लगना चाहिए। पर ये ANPR को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। ये यकीनन रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन के नाम पर जनता को वापस से ठगने का काम हो रहा है। और इसमें स्थानीय विधायक चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो हमारे केदारनाथ हो, चाहे उत्तरकाशी हो या पुरोला हो, ये तमाम जो विधायक है चाहे यमुनोत्री के भी, आप समझिए इनको भी इसमें आवाज उठाना, मुखर होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है मिली भगत आपकी भी है, चाहे ये ANPR कंपनी से हो या आप भी चाहते हैं कि तमाम यात्रा को डाइवर्ट करके आप इसको भेज दें। ये बड़ा 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 सबब है। इसमें एक बड़ी चीज है साहब, आप समझिएगा, ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अब तक भी और पिछले कई सालों से देखा गया 40 या 45% मात्र जो यात्रा होती है वो ऑनलाइन बुकिंग वाले द्वारा होती है। जिसके पास मोबाइल हो बड़ा, जिसके पास लैपटॉप हो, जिसके पास टैबलेट है, वो तो कर लेगा ये बुकिंग। पर जो व्यक्ति आराम से एक छोटे फोन से जो किसी अन्य माध्यम से तैयारी करने की प्रयास कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम यात्रा में चले जाएं, यहां तक पहुंचे, क्या वो यात्रा नहीं कर पाएंगे? उन लोगों को कहां भेजेंगे आप? या फिर उनको भी वापस से डाइवर्ट करने का आपका प्लान है? तो इन पर सोचा जाना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन के लिए पहले भी हमने बोला था कि ये रजिस्ट्रेशन अब की बार बाध्य नहीं होना चाहिए, आपने थोप दिया है। और ये किसके लिए थोपा है, ये बड़ा प्रश्न है। क्यों सरकार बार बार एक ही काम करवाती है कि किसी भी तरह से ये चीजें हो ताकि आम जनता, अभी एक उदाहरण मैं देता हूं सबको, अभी जहां हम बैठे हुए, जहां ये प्रेस हो रही है, ये उदित इन में हो रहा है, होटल है रुद्रप्रयाग में, आप समझिएगा यहां पर थोड़ी देर पहले एक किन्नर आई थी। किन्नर ने एक बड़ा प्रश्न, और ये बड़ा दहकता हुआ प्रश्न है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे होली या अभी इनाम मांगने नहीं आई हूं, दीजिएगा जब यात्रा चले। समझिएगा आप, आज हमारे यहां पर किन्नर हो, चाहे व्यवसायी हो, स्थानीय हो, किसी के घर में शादी हो, किसी का मकान बन रहा हो, तमाम चीजों की, मतलब यहां तक कि कैमरा, जो शादियों में कैमरामैन भी होते हैं वो भी पेमेंट्स तब लेते हैं जब यात्रा के बीच में या यात्रा समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में है हमारा आज ये क्षेत्र। और वहां पर जो कमाई है या जो आदमी कमा पाता है वो केवल यात्रा के दौरान। पर अगर यात्रा में इस तरह से अव्यवस्थाएं होती है तो समझिएगा ये कितनी बड़ी ठेस है अर्थव्यवस्था पर। इन चीजों पर मुखर होना पड़ेगा और सबको इसके बारे में बात करनी होगी। तीसरी बड़ी बात है जो अभी सुनने में आया था और आज मेरे ख्याल से वो आवंटन भी हो रहा है, उस पर भी एक प्रश्न है कि जो दुकानें आवंटित हो रही है केदारनाथ धाम में वो किस तर्ज पर हो रही है। क्योंकि पिछली बार जिनकी दुकानें थी उनको भी रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्होंने अपने आवेदन भी किया, उसके बाद इन चीजों को रखा। इसमें एक बड़ी धांधली जो सामने आ रही है, ये प्रतिवर्ष, और ये पत्रकार भाई आप सब लोग भी यहाँ पे हैं, आप भी इसका संज्ञान लीजिएगा, प्रतिवर्ष जितने लोग आवेदन कर रहे हैं उनसे कुछ अमाउंट ली जाती है। जैसे अब की बार शायद वो 2500 रुपए है, पिछली बार वो थोड़ा कम थी। पर जिनके आवेदन स्वीकार होते हैं, यानी कि जिनको दुकानें मिल जाती है, वो तो ठीक। लेकिन अगर एक बड़ी संख्या में 10, 1000, 15,000, 20,000 लोग वो फॉर्म ले रहे हैं और 700-800 दुकानें बस जा रही हैं, बाकियों के पैसे वापस क्यों नहीं किए जाते? ये पैसा किसके पास जा रहा है? जिला प्रशासन इसको खा रहा है या पंचायत, जिला पंचायत इसको खा रही है? ये पैसा जा कहां रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। कोई भी आप टेंडर अगर आवेदन करते हैं, अगर आपका विफल होता है तो आपको वो पैसे वापस मिलते हैं, ये होता आया है हर जगह। तो ये दुकानदार भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी वो स्थानीय लोग, दुकानदार भी नहीं मैं उनको बोलूंगा, वो कभी ना अपने ढाबे और छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उसके बाद वो पैसा जब गायब हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। ये मुख्य बिंदु थे जो यात्रा से रिलेटेड मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर
जिला प्रशासन को सोचना चाहिए और मैं चाहूंगा आप सब लोग भी इसको बड़ी मुखरता से अपने पत्रों में, अपने चैनल के माध्यम से इस बात को रखें और जनता ये समझे कि अब की बार भी कुछ नया नहीं होने वाला। अगर ये रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन जैसी बाध्यता होगी तो यात्रा पर फर्क पड़ेगा, जिससे हमारी पूरी यात्रा डैमेज हो सकती है। तो जो कल पछताने वाले हो, आज अब उस पर आवाज उठाने की बारी है। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद या इस पर्टिकुलर खबर के बाद आगे आने वाले हफ्ते भर में इन चीजों पर वापस से पुनर्विचार नहीं होता, क्योंकि ये चीजें हमने डीएम साहब को पहले भी बोली थी कि रजिस्ट्रेशन बाद में मत करना, पर अगर हो रही है वो, तो ये कौन करा रहा है, कौन है ये ANPR जो ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन के जो कैमरे दे रही है, ये कंपनी कौन है, इसका पता करें और इन चीजों को रोके। 7 दिन का समय है, उसके बाद यकीनन सड़कें अगर नहीं बनती हैं, दुरुस्त नहीं होता है, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी अव्यवस्थित है पूरे धाम में, कहीं वो व्यवस्था नहीं, अगर वो नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन के लिए पूरे रुद्रप्रयाग की जनता, रुद्रप्रयाग संघर्ष समिति उस पर काम करेगी। हम खुद उस पर बैठ के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ अगर प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। चौहान जी, डिक्लेरेशन को लेकर के सरकार का मानना है कि तमाम जो व्यवसायी हैं, तमाम जो उद्यमी हैं, यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे बात हो चुकी है और उन्होंने ही सहमति जताई। मैं बताता हूं आपके, इनकी बात किससे होती है। 5-7 लोग हैं जो विधायक के खास होते हैं, जो मंत्री से मिलने जाते हैं। 5-7 लोग यहाँ से भरत सिंह चौधरी जी के खास होते हैं, जो मंत्री से मिलने जाते हैं। मुख्यमंत्री उन लोगों से मिल रहे हैं जिनको केवल चरण वंदना करनी है। ये चरण वंदना करने जाते हैं। पिछली बार आप लोग भी गए थे, काफी हमारे पत्रकार भाई लोग गए थे, जो गए और वापस आए जब इलेक्शन के दौर की बात है शायद। तो समझिएगा, यात्रा में आम आदमी परेशान हो रहा। मुझे बताइए, वो घोड़े खच्चर वाले से किससे पूछा गया, या वो होटल व्यवसायियों से किससे पूछा गया कि भैया हम अनिवार्य कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी एक व्यक्ति ये बोल देगा कि डिक्लेरेशन इस तरह से होना चाहिए। डिक्लेरेशन के लिए हर जगह, हर होटल में फॉर्म्स हैं, उनके रजिस्टर्ड है, जहां पर वो जा रहा है वो रजिस्टर भरेंगे, वहां पर अपना आधार कार्ड से वो करेंगे। पर इसके लिए पहले से ही बातें होना, क्योंकि इससे जो दिक्कतें आएंगी सर, ये बहुत ज्यादा होने वाली हैं। आदमी परेशान। सोचिएगा आप, लेट्स सपोज किसी होटल में कोई व्यक्ति निकला है, आज उसकी बुकिंग रुद्रप्रयाग में है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब होगी देवप्रयाग, या कहीं कुछ इश्यू हो गए, वो नहीं आ पाया, फिर उसके इसमें क्या होगा? और ऐसे अगर प्रकरण बढ़ते चलेंगे, ट्रैफिक कितना सारा होगा, कई लोग अव्यवस्था की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाए, तो उसकी एक दिन की बुकिंग रुद्रप्रयाग की तो कैंसिल होगी, आगे जितनी पड़ने वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी। वो होटल वाला भी खाली रहेगा, और जो वो व्यक्ति है जिसका रजिस्ट्रेशन एक फला तारीख को है लेकिन वो जा नहीं पाया फला तारीख को, तो वो भी परेशान होता रहेगा। तो यात्रियों के लिए भी परेशानी, आम जनता के लिए। अरे जैसी यात्रा चल रही थी इतने वर्षों से, ऐसी चलाने में क्या दिक्कत है? हर जगह हमारे जाए, आप यहां से देखें तो रुद्रप्रयाग हो गया, तिलवाड़ा हो गया, आप अगस्त्यमुनि देखो, चंद्रपुरी हो गया, सब जगह गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, यहाँ तक कि गौरीकुंड और ऊपर केदारनाथ तक व्यवस्थाएं बहुत है रुकने के लिए। आम स्थानीय ने बहुत सारे लोगों को एकुमुलेट करने के लिए व्यवस्था बना रखी है। तो ये झंझट में क्यों फंसा रहे हैं आप? ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ये ANPR की जांच आप अगर करें, ये कौन कैमरा दे रहा है, आपको स्पष्ट हो जाएगा क्यों ये बार बार अव्यवस्था कर रहे हैं। ये सड़क पर क्यों नहीं काम कर रहे? आज वो जो सड़कें टूटी हुई हैं, वो अभी तक मुनकटिया पर वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ, वो गौरीकुंड में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, तमाम चीजों पर काम नहीं कर रहे, फालतू की बातें ला रहे ताकि यात्रा में व्यवधान हो। 10 मार्च को जनपद के प्रभारी मंत्री पहुंच रहे हैं। यात्रा संबंधी जिन भी मुद्दों पे चर्चा होनी है, तो तमाम संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया। क्या वहां ये मामला उठेगा? सर 10 मार्च आप बोल रहे हैं ना, अभी तो 3 दिन है, हमने वही बोला है कम से कम, बिल्कुल वहां भी उठेगा ये मामला, उठना चाहिए। आज कम से कम, क्योंकि मान लिया आज 7 तारीख है, तो 3 दिन के बाद ये हो रहा है। हम तो हफ्ते भर का टाइम फिर भी दे रहे हैं कि हफ्ते भर में इन चीजों को सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ के नेताओं के मुंह में मैंने देखा है दही जमी हुई है। ये कई वर्षों से देख रहे हैं कि आम जनता के लिए आवाज नहीं उठा पा। जब आम जनता के लिए सोचिएगा आप, अभी ये एक खबर है, पता नहीं ये कितनी पुष्ट होती है, और मैंने इसमें काफी जो अंदरूनी मेरे सूत्र कहते हैं, ये बात काफी हद तक सच है। सोचिएगा, यहाँ अभी रुद्रप्रयाग जिले में जो BKTC के मेंबर है, जो अध्यक्ष हैं, वो रुद्रप्रयाग जिले से ही है। अभी कम से कम ये है बात, यहां तक चल रही है कि हल्द्वानी के एक खनन माफिया को यहाँ का BKTC का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि वो RSS या BJP से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति यहाँ की बात है, फिर तो तय हो जाएगा कि भाई यहाँ से कैसे हम यात्रा कैची धाम को प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं? ये रुद्रप्रयाग में कम नेता है क्या इनमें से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता? अगर आपको पहले वाले से प्रॉब्लम है या उसमें कुछ अनियमितताएं की हैं, हटाना है, ठीक है, पर यहाँ का कोई नेता भी तो बात कर सकता है, जिसने यहाँ का दर्द देखा हो, तो उठाएंगे सर ये मुद्दे। भाजपा का कहना है कि शिवराज चौहान अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2027। आप भी करें, मैं ये बोल रहा हूं आप भी करें।
मैंने वही तो बोला, अगर इनको लगता है राजनीति कर रहे हैं हम, एक चीज बताइए, किसी गरीब के घर में 2 रोटी आएगी, हमें क्या दिक्कत होगी? हम हर उस बात पे, हर उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो जनता के हित के लिए है। अगर इन्होंने आज तक ऐसा किया होता तो शायद इनको चुनाव में पैसे नहीं बांटने पड़ते। चाहे वो केदारनाथ यात्रा चुनाव हो, अभी ऋषिकेश का हमने चुनाव देखा, तमाम जगह पैसों पर आपके गेम हो रहे। ये पैसे आपने रुद्रप्रयाग में बिछाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रप्रयाग में आप नाकाम रहे। तमाम जगह लड़कों ने रोका, किस तरह से चीजें हुई आप सबको इस बारे में पता है। तो ये भाजपा और कांग्रेस, इनको केवल चुनाव या फिर राजनीति आरोपित करने वाली आती है। ये संगठित होकर, मैं बोल रहा हूं, मैं स्वागत करता हूं कि विधायक केदारनाथ हो, चाहे विधायक रुद्रप्रयाग हो या फिर बद्रीनाथ भी, ये हमारे साथ बैठे, मिलके बात करें ऑन टेबल की भाई क्या क्या व्यवस्थाओं पे काम होनी चाहिए। हम कभी अड़ंगा नहीं उड़ाएंगे, हम अड़ंगा सर, हमारा वो नहीं है कि हम हल्ला करना चाहते, काम करवाना चाहते हैं ताकि व्यवस्थाएं ठीक। आप बताइए, आज 7 तारीख हो गई है सर, 23 दिन में ये महीना खत्म हो जाएगा, 1 महीना हमारे पास, 1.5 महीना शेष रह जाएगा यात्रा के लिए। जब सड़कें नहीं बननी है तो कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं? मतलब भाजपा का चरित्र कहां आपको समझ में आ रहा है? मोदी जी यहां आते हैं, बोलते हैं कि घाम तापो। क्या घाम तापने यहां बैठे हुए हैं? उत्तराखंड का आदमी केवल घाम तापेगा? शीतकालीन यात्रा अलग चीज है। शीतकालीन यात्रा का भी प्रचार प्रसार कब हो रहा है? जब 1.5 महीने तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली। ये बौखलाई हुई बातें जनता को समझ में आ रही है सर। आज ये प्रपंच है भाजपा के बस। केदारनाथ रोपवे को किस तरीके से देख रहे हैं? बड़ा सर, हम सो सॉरी सर, ये आपने बड़ी बात कही है। ये प्रश्न भी था मेरे जहन में। बहुत अच्छा पहल है। मैंने काफी लोगों से बात की। लोगों का कहना था कि हम इसका विरोध करेंगे शुरुआत में। फिर उनको थोड़ा लगा कि यार, जब हेली आ रही थी सर्विसेज, उस टाइम पे भी विरोध की बात हुई थी कि भाई हेली से लोग चले जाएंगे तो घोड़े खच्चरों से कौन जाएगा। लेकिन जब हेली चली तो उसके बाद यातायात एकदम से बढ़ा और ट्रैफिक बढ़ा, तो अब किसी को मुश्किल नहीं है। रोपवे से भी शायद मुश्किल ना हो, लेकिन इसमें भी कई लोगों का ये कहना है अब, क्योंकि ये सोनप्रयाग से शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो अब अगर सोनप्रयाग से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं तब फर्क पड़ेगा। इस पर हमारी जो खच्चर यूनियन है, ट्रेड यूनियन, उनसे वार्तालाप चल रही है। शायद 1-2 दिन में हमारी जो मीटिंग होगी उसके बाद हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सबको याद रखना है। तकरीबन सर ये 4,900 करोड़ रुपए की योजना बता रही है सरकार, जिसको रोपवे का नाम दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं केवल, क्या कोई ड्राफ्ट इसमें तैयार हुआ है? अगर ये सोनप्रयाग से शुरू कर रहे हैं, सबसे बड़ी मुसीबत जो आज, जिनको पता होगा, यमुनोत्री में जो रोपवे बन रहा है, वो रोपवे जहां से शुरू हो रहा है वहां पार्किंग का इलाका है। समझिएगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यमुनोत्री में उसके अलावा पार्किंग की कोई व्यवस्था अभी तक बनाई नहीं है। तो सोनप्रयाग में जब आप ये रोपवे बनाते हैं तो क्या आपने व्यवस्था बनाई है कि आप पार्किंग कहां से बनाने वाले हैं और रोपवे कहां से? दूसरी बात, कौन से गांव की जमीनें आप अपने हिस्से में लेने वाले हो ये रोपवे को संचालित करने के लिए? उन लोगों से क्या इस बात की परमिशन, क्या सीतापुर गांव को टारगेट किया जाएगा? क्या सोनप्रयाग के किसी हिस्से को, या त्रियुगी नारायण के किसी हिस्से को? ये ड्राफ्ट में कहां है? कौन सी लैंड है जो इन्होंने एक्वायर की है इस रोपवे के लिए? दूसरी बात, इनका जो रूट होगा, उस रूट पे और गांव भी इफेक्ट होंगे क्या? पर्यावरण, चलिए मैं मान रहा हूं कि भैया आपने 8-9 घंटे की यात्रा, आप बोलो 30-35-40 मिनट में हो जाएगी, बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है, हम स्वागत करते हैं ऐसे। लेकिन एक ड्राफ्ट क्लियर होना चाहिए लोगों के बीच में कि ये जमीन कौन सी आवंटित हो रही है, ये कौन से लोग इसको करने वाले हैं और इसका फायदा किसको, कौन कौन से गांवों को मिलने वाला है। चौहान जी, सवाल आपसे ये भी है, पिछली बार पंजीकरण व्यवस्था के तहत यात्रा डाइवर्ट की गई, इस बार भी डेस्टिनेशन जो पहले ही फॉर्म बना है, यात्री ने अपनी पहली फसल दे दी, तो फिर कहीं ना कहीं जो है यात्रा डाइवर्ट करने की सरकार की मंशा है वो करनी चाहिए। बिल्कुल वो है, वही मैं बात कर रहा था। डिक्लेरेशन फॉर्म की वजह से जो अव्यवस्थाएं होंगी, आप कियोस्क हो जाएगा साहब। आप समझिए, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, बैरिकेडिंग के नाम पर लोग पहले ही परेशान होते, बमुश्किल चंद लोग यहाँ आते हैं, उसके बाद कियोस्क होगा। डिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई एम नॉट टू श्योर ये बनाया है किसने बनाया है। एंड इसीलिए मेरा पॉइंट ये है कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करने वाली कोई कंपनी होगी जो सरकार के पास गई होगी, उन्होंने बोला होगा सर हम एक कैमरा लगा देते हैं जिसको गाड़ी की नंबर प्लेट ट्रेस हो जाएगी, ये पता चल जाएगा ये गाड़ी हमारे रजिस्टर्ड है या नहीं है, और इसके अंदर लोग जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो केवल वो कैमरा बेस, जो मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूं सत्य पर जो मुझे लग रहा है बिल्कुल सत्य है ये, कि कोई ना कोई तो है जिसने ये इन्फ्लुएंस किया है डिक्लेरेशन फॉर्म को। आप समझिएगा, हर होटल में रजिस्टर्ड रखे हुए हैं जिन पर बहुत पहले से ही आधार कार्ड के माध्यम से या अन्य माध्यमों से एंट्रीज होती हैं, पता होता है कौन कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ क्या रुके हुए हैं, तमाम चीजें। आज ये डिक्लेरेशन ऐसा तो नहीं, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है तो सिर्फ एक नंबर के तौर पर देखा जाए कि हाँ भाई कितने लाख यात्री यात्रा में है, चाहे उस यात्री से स्थानीय को लाभ हो चाहे ना,
सर एक चीज और है, स्थानीय के लाभ से मुझे लगता है भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। ताजा उदाहरण है कुंभ का। आप समझिएगा कुंभ में हर दिन अपडेट आए, 2 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग। ये नंबर आ कहां से रहे थे? वहां तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये तो नंबर भोकाल के नंबर में मान सकता हूं। एक मैं वीडियो देख रहा था, कोई भाई बोल रहा था कि भाई 5,000 ट्रेनें आई है, उसके हिसाब से फिर वो बोलता है कि भाई इतनी बसेस आई हैं, इतनी फ्लाइट उड़ी है, उसके हिसाब से एक ऑनर कैलकुलेटिव नंबर 80-85 लाख या 1 करोड़ तक जा रहा था। उनका ये मानना था। हो सकता है वो थोड़ा सा एब्रीविएशन हो, नंबर ज्यादा भी हो सकता है। पॉइंट क्या है, आज वो रजिस्ट्रेशन या नंबर जानने की क्या जरूरत पड़ी? इस पिछले साल आपने बोला 67 लाख, कैसे बोला आपने? वो भी तो कोई नंबर होगा। उससे पहले आपने बोला 47 लाख, वो भी तो कोई नंबर होगा। तो ये नंबर, दिस इज नॉट नंबर गेम। आज से पहले भी नहीं, यात्रा आज से नहीं, अनादिकाल से चल रही है। आज हम बात करें वो तीर्थ पुरोहितों की जिन्होंने तब से धाम को संभाला हुआ है। आज उनसे इतर आप जाकर इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, छुटक छुटक छुटक। मैं क्यों नहीं वो बात करते हैं कि भैया जो 42, एक कभी सुना मैंने कि 42 लोगों के पट्टे होते थे केदारनाथ में, आज वो संख्या 252 पट्टों की किसने आवंटित कर दिया? मैं देख रहा हूं एक जोगी, उनका पीछे कुटिया बन रही है। रितंबरा देवी एक आरएसएस की मेंबर है, उनकी वहां उनका हॉस्पिटल बन रहा है प्राइवेट। उनको लैंड कौन दे रहा है? एक वो बाबा वहां बैठे हैं, वो साल भर वहीं बैठते हैं, उनको 4 नाली जमीन दे रखी है, वो खाता खतौनी में लिखा हुआ है। उसके ऊपर एक और चीज लिखी हुई है कि जब भी ये खाता खतौनी रिन्यू हो, इनको इंगित किया जाए। ऐसा क्या है? समझ गए सर? तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, नंबर्स किसी को नहीं देखने दे। हर आदमी को ये देखना 2 रुपए आ रहे नहीं आ रहे। और ये बड़ा मुखरता से मैं फिर बोल रहा हूं, अगर इन्होंने प्रयास किया बिल्कुल भी कि किसी को हटाने का या बुलडोजर चलाने का, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं बने राजमार्ग पर, यात्रा मार्ग पर, किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिल पाए? सर हमने पहले भी एक आप में से कुछ पत्रकार भाइयों ने चलाया भी था, वो 17-18 पॉइंट बिंदुओं का हमने एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब से। करीबन 1-1.5 घंटे उनके साथ बैठे। हमारी पूरी व्यवस्था थी कि कैसे एक घोड़े खच्चर वाले को, कैसे एक दुकान वाले को, कैसे एक नींबू पानी और खीरा बेचने वाले को भी व्यापार होगा। पर ऐसी अव्यवस्थाओं में तो सर वो भी सर बैठ के पकड़े। आप देखते हैं कि लैंडस्लाइड हुआ था पिछली बार 2 साल पहले गौरकुंड में, जी, जहाँ पे जिन लोगों ने दुकानें खोली थी वहाँ पे अतिक्रमण था। ऐसे में लैंडस्लाइड एरिया में अगर दुकानें खोलने में दिक्कतें हुई? बिल्कुल। लैंडस्लाइड जोन पहले से ही रिजर्व होने चाहिए, वहां कुछ नहीं। ये वहां जब बन रहा होता है तब इनको देखना चाहिए कि यहां ना बने, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जहां पर आपदा आ रही है या पता चल रहा है ये डेंजर जोन है, आप मान के चलो इतने वर्षों से हम सबको पता है, यहां से हम पीछे जाते हैं, हमेशा टूटता रहता है। तो ये मैं नाम बोल रहा हूँ, कौन सी जगह है? सिरोबगढ़। सिरोबगढ़ में हमेशा टूटता, तो सिरोबगढ़ के आसपास तो दुकान नहीं खोल सकते हैं। तो ये चीजें स्थानीय को पता है कि भाई गदेरा कहां से आ रहा है, कहां से नीचे मिट्टी खिसक रही है, कहां पे से पत्थर गिर रहे हैं। इन्होंने भी तो बैरिकेडिंग या तिरपाल वही बना रखा है, जहां पैदल रास्ते पे जहां टिन शेड बने हुए हैं वही है जहां पत्थर गिरते हैं। तो सबको पता है इतने वर्षों से। तो लोग जो बना रहे हैं अपनी दुकानें या छोटे मोटे, वो भी वो वहां बना रहे हैं जहां अव्यवस्थाएं, मतलब जहां ये टूट फूट नहीं। अगर राजमार्ग की बात करें तो कुछ ज्यादातर राजमार्ग करते हैं, लेकिन राजमार्ग की स्थिति आप फिरोजपुर देखिए, आप इस जनता के संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। फिरोजपुर की ये स्थिति बाईपास में बन पाए, अगस्त में बन पाए, कुंडली में। आज ये राजमार्ग की जो हालत देखते हैं आप, फाटा में देख लीजिए, अपने आगे ये डांगरा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, क्यों आप लोग राजमार्ग को लेकर हमारे केदारनाथ में एनएच पर जब काम हो रहा था, डामरीकरण का स्तर इतना न्यून था। वो जब वीडियो मैंने किया था, वहां पे मैं था, हमने वो पूरी रोड 1.5 किलोमीटर उखाड़ी। तो जिलाधिकारी को मैंने वो वीडियो भेजी, जिलाधिकारी ने और आदेश किया। तो शायद मैं ही वो व्यक्ति हूं जो 3-4 बार मुनकट्टिया पे चला गया। मैं 2-3 बार ही गौरीकुंड चला गया। मैं गौरीकुंड में भी गया, तब तो कुंड जहां वो गायब हो रखा है। तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। ये है कि जनता साथ देगी तो चीजें और अच्छे से होंगी। खैर वो राजनीतिक नहीं है बातें, पर पॉइंट क्या है, हम लगातार उठा रहे हैं ये बात। ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा है आप चौधरी जी से मिलें कभी, तो उनसे भी बात करें इस बारे में। आशा नौटियाल जी आपको मिलती है तो उनसे बारे में बात करें, है ना। जो नेता हैं जो एक्चुअल सदन में बैठे, सदन में इनके मुंह में दमी जमी हुई है। सोचिएगा कितना बड़ा एक वो है, एक प्रश्नकाल में आपको एक प्रश्न मिलता है। यहां पर बुद्धि विवेक वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा समझ में आपको नहीं लूंगा। पहले से ही प्रश्न चल रहा था, मुझे लग रहा है तो प्रीतम सिंह जी का था या फिर यशपाल आर्य का था, हॉस्पिटल को लेके कि आप हॉस्पिटल में कब वो कराएंगे। तो इस पर धन सिंह रावत बहुत समय से बात कर रहे थे कि भाई ये व्यवस्थाएं, इसलिए हम डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे। आशा नौटियाल जी के पास 30 सेकंड का एक प्रश्न,
प्रश्न भी वो पूछ नहीं पाई, वो भी रितु खंडूड़ी ने उनको इंगित किया कि भाई प्रश्न तो पूछो। सोचेगा 30 सेकंड में केदारनाथ विधानसभा की, जहां की अब यात्रा शुरू होने वाली, केवल वो 30 सेकंड का प्रश्न था, और वो भी केवल वही प्रश्न था जिसका वो जवाब पिछले 1 घंटे से दिए जा रहे थे। उन्होंने तो सही कहा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे ऐसे, तो 10 सेकंड में उनका उत्तर हो गया, क्योंकि ये वही रट के गई थी। हॉस्पिटल की बात की थी उकी मटकी, समझिएगा, ये वही रट के गई। ऐसा हो सकता था सर कि जब आपको पता है कि इस प्रश्न पर बहुत देर से चर्चा हो रही है, तो आप दूसरा प्रश्न उठाते। अगर आप क्षेत्र में भ्रमण किए हुए हो तो आपको पता चलता है कि फाटा हॉस्पिटल में क्या दिक्कत है, या गुप्तकाशी में क्या दिक्कत है, अगस्त्यमुनि में, रुद्रप्रयाग में क्या दिक्कत है, इन तमाम चीजों पर बात हो सकती, पर नहीं, क्योंकि आपने रटा हुआ एक प्रश्न था, क्योंकि भाई मैं उकीमठ से आती हूँ, उकीमठ की जनता को जवाब देना, तो आपने अपना ही बेवकूफ बना दिया। तो ऐसा नहीं में तमाम उत्तराखंडी लोग जुटे थे, क्या मान रहे हैं आप अब किस तरीके का जो प्रभाव है वो सरकार के ऊपर? कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा होता तो यकीनन कल एक रिपोर्ट रात को प्रकाशित हुई है अप स्टॉक्स पे, उन्होंने कहा है कि 7 वित्त मंत्री अलग अलग राज्यों के, इनकी एक कमेटी गठित की गई, जिसको यूपी के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। जब भी कहीं पे क्लाइमेट डिजास्टर होता है तो इस समिति का काम होता है वहां का वित्त का निरीक्षण करना और वहां आवंटन करना। उस सूची में हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का नाम है। तो समझिएगा, मैं बोल तो रहा हूं, मैंने शुरुआत भी वही की थी। मोदी जी कल आए थे, उन्होंने बोला घाम तापो, तो उत्तराखंड की जनता को घाम तापने का एक कार्य दिया गया है। वो घाम तापते तापते आप पत्ते खेल सकते हैं, आप कैरम खेल सकते हैं, पर आप ना तो अपनी व्यवस्थाओं के बारे में, क्योंकि अगर आप व्यवस्थाओं के बारे में बात नहीं करते, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, वो फिर आरोप लगाएंगे कि भैया आपने तो हमारा वो कर दिया। क्या आप राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव के लिए कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ बढ़िया है अगर जनता इस तरह से करती है। इसमें मैं बस एक चीज और कह रहा हूँ तमाम पत्रकार बंधुओं से, सच में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, और आप सब लोग भी क्षेत्रवासी हैं हमारे इतने ही क्लोज। तो ये तमाम जो चीजें हम दिखाते हैं, मुझे समझ में आता है कि वो मैं हर बार हमेशा एक पत्र नहीं बना पाता हूँ आप लोगों के लिए, पर जहां जहां भी आपको दिखता है कि हम मुखरता से कोई आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि कल गैरसैंण में आपने गैरसैंण का जिक्र किया था। गैरसैंण में एक ब्लॉक का कार्यालय ऐसा, वहां दस्तावेज सारे मिट्टी के हवाले हो गए, क्योंकि ब्लॉक ऑफिस में पानी घुस जाता है ना। वो ब्लॉक ऑफिस था सर, उस पर ऊपर नगर पंचायत लिखा था, पर ब्लॉक ऑफिस था वो। तो समझिएगा कि ऐसे में क्या हमारे दस्तावेजों के साथ छेड़खानी नहीं हो रही होगी? हो सकता है वो गैरसैंण के कुछ लैंड्स के कागज हो जो कभी आरटीआई में मांगे जाते, या कुछ होता कि भाई कितना जंगलात का है, कितना राजस्व का है, कितना गांव वालों का है, तो सारे दस्तावेज तो तुमने मिट्टी के हवाले कर रखे, जबकि उनके बाद नई बिल्डिंग है जहां हम बाद में गए। तो ये बड़ा सोचनीय है। और फिर ये माना जाए कि सड़क हो या विधानसभा हो, जनता सिर्फ मजमा लगाने तक ही सीमित है। आज एक बड़े प्रभुत्व व्यक्ति हैं जिन्होंने हमसे सुबह सुबह ये कहा कि भाई साहब 2 और 2 4 होते हैं, ये मुझे भी पता है, और 2 और 2 4 ये आपको भी पता है, और आप वही बात बोल रहे हैं। इनका मतलब ये था कि जनता आज अवेयर है, पर जनता कुछ करना नहीं चाहती। आज हम बोल रहे हैं, अब जो हमने अभी बातें बोली, कितने लोगों के ये सर में घुसी हैं, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और कितने उस पर कार्य करने वाले हैं आगे ये। लेकिन इसमें आंदोलनरत होना पड़ेगा। अगर ये रजिस्ट्रेशन बाध्य करते हैं, खासकर डिक्लेरेशन, तो ये यकीनन बहुत चिंतनीय है। आप सबको सोचना पड़ेगा। कब से आप लोग? 7 दिन सर, 7 आज तारीख है, 14-15 से, और हम पूरे प्रदेश व्यापी करेंगे। हर घर, हर जिले स्तर पर जाएंगे और वहां लोगों के साथ गोष्ठी करेंगे, चिंतन। होनी चाहिए सर, होनी चाहिए, होटल एसोसिएशन सबको, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।